नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे प्रतिदिन हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं और आज का हमारा यह वीडियो नंबर 37वां है। तो चलिए आज के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला नंबर का सवाल दे रखा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। आगे कह रहा है कि वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए यहाँ आपका नगर ए है, यहाँ नगर ए है और यहाँ पर नगर आपका बी है। तो नगर ए से यहाँ से नगर बी तक जाने की उसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की यहाँ चाल दे रखी ए से बी तक जाने में। अब वो ही व्यक्ति बी से ए तक जा रहा है, मतलब नगर बी से उसने वापस चलना शुरू किया और नगर ए तक जा रहा है। तो इसमें उसकी चाल कितनी है? यहाँ चाल दे रखी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। यहाँ चाल कितनी दे रखी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि औसत चाल बताना है कि औसत चाल बराबर कितनी होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है 2 गुणित ए गुणित बी और बटे में होता है a प्लस बी। ये इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? औसत चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो ऐसा कैसा, a क्या हो जाएगा? तो पहली जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ये a का मान हो जाएगा। तो a की जगह 72 रख देंगे। b का मान कितना हो जाएगा? तो दूसरी जो चाल दे रखी है 48, ये b का मान हो जाएगा, तो गुणा में आ जाएगा 48 और बटे में a प्लस बी, a का मान 72 और b का मान कितना है? 48। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। इसको सरल करेंगे तो ऊपर वाले को अभी ऐसा कैसे रहने देते हैं। तो 2 गुणित 72 गुणित 48 और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 72 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से 12 से इसको काट देंगे तो 12 एकम 12 जीरो, 12 छंग 72, 6 बार में ये कट जाएगा। अब और कुछ कट रहा है क्या? 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। अब आपके पास जो बचा उसको लिख लीजिए। आपके पास बचा है ऊपर 2 गुणित 6 गुणित 24 और बटे में कितना है? 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी का ऊपर का गुणा करेंगे तो ऊपर बचा है 6 का 2 से गुणा 12, 12 का गुणा 24 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 का गुणा 24 से करेंगे तो गुणा करके आप देख लेना, इसका गुणा आएगा 288 और बटे में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 288 में आपको 5 का भाग देना है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 5 25, 3 बचा, ये 38 हो गया, 5 7 35, 7 बार चला गया, कितना बचा? 3 बचा, दशमलव लग गया, 30 हो गया, तो 6 पंजे 30। तो यहाँ पर मान कितना आ गया औसत चाल का? औसत चाल हो जाएगी 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इस पहले सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 6:5। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है। मतलब अंकित मूल्य का मान 6 है और क्रय मूल्य का मान कितना है? 5 है। आगे कहा है यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए छूट किस पर मिलेगी? अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो हमको 15% की छूट मिल रही है, तो टोटल आपका 100%, इसमें से 15% की छूट मिल गई तो कितना बचेगा? 85% बचेगा। तो हमारा जो अंकित मूल्य है 6, इसका हम क्या करेंगे? 85% निकाल लेंगे। तो 6 का 85%, इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका इसमें गुणा होगा तो 85 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0, हासिल आया 3, 8 छंग 48 और 3 51, तो ये हो गया 510 और बटे में कितना है? 100। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका मान कितना आ जाएगा? 5.10। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? मान आ गया। अब आपको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना है? लाभ निकालने के लिए आपको जो ये विक्रय मूल्य है, सॉरी अंकित मूल्य आया है 5.1, इसमें से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे?
घटा देंगे तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा, ये आपके पास मान आ जाएगा 0.1 और 0.1 आए, ये आपका लाभ आया है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर जितने का लाभ होता है उसको ऊपर लिखते हैं और लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, तो बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात 5 है और गुणा करना है 100 से। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या इसको हटा देंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगी, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ से ऊपर 2 और 1 का गुणा हो जाएगा तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 2% लाभ प्रतिशत हो जाएगा। राइट आंसर इस सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 2% बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ पर 6 से विभाजित कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, यदि वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो ही वह संख्या 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 जो बना है वो 2 और 3 के गुणनफल से बना है। तो सबसे पहले हमें सभी ऑप्शन में चेक करना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। 2 का नियम इकाई अंक चेक करना है, इकाई अंक यदि सम संख्या है तो जो संख्या है वो आपकी 2 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर ए में 2 का नियम चेक करेंगे तो यहाँ पर इकाई स्थान पर 8 है, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इकाई स्थान पर विषम अंक है, मतलब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी। तीसरे ऑप्शन सी नंबर के इसको देखिए, यहाँ पर 0 है और 0 है, इसका मतलब यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इकाई स्थान पर 8 है और इकाई स्थान 8 है, मतलब यह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब आपको 2 का नियम देख लिया, अब 3 का नियम देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 3 का नियम देखना है। 3 का नियम होता क्या है कि जो अंक आपको दे रखे हैं, जो संख्या दे रखी है, उनके अंकों का योग करना है और उसमें यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है मतलब वह संख्या 3 से विभाजित है। तो ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं हम, तो अंकों का योग करेंगे हम, यहाँ अंक 1, 2, 3, 7 और 8, इन सभी को हम आपस में जोड़ लेंगे तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और ये दोनों मिलके हो गए 10, 10 और 10 20 और 1 21 हो गया अंकों का योग। और 21 में आप जानते हैं कि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब यह संख्या 2 से भी विभाजित है, यह संख्या 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या 6 से भी बड़ी आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो हमारे तीसरे सवाल का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 दे रखा है 2, 4, 7, 9 और 8 अंकों का प्रयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति के बिना बनाई गई सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको अंक कौन कौन से दे रखे हैं, 2 दे रखा है, अगला अंक 4 दे रखा है, अगला अंक 7 दे रखा है, अगला अंक आपको 9 दे रखा है और आखिरी अंक 8 दे रखा है। और आपको बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करना है और पुनरावृत्ति के बिना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए इन अंकों में सबसे बड़ा अंक जो है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, 9 सबसे बड़ा अंक है, इसको पहले लिखेंगे। 9 के बाद अगला अंक 8, इसको इसके बाद लिखेंगे। अगला अंक 7, अगला अंक आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और आखिरी संख्या आपकी 2 हो जाएगी। ये आपकी 5 अंकों की जो अंक दे रखे थे उससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की हो गई। अब इसमें आपको 7 का स्थानीय मान बताना है। तो 7 यहाँ है, 7 तीसरे स्थान पर है और इसके पीछे देखिए 2 अंक है, तो जितने अंक है उतनी 0 लग जाएगी। तो यहाँ पर इसके पीछे 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगी। तो 7 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में आपको दे रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है 15 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका मान आपको 22 दे रखा है, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, नहीं याद हो तो भी आपको याद रखना है। वो फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या फार्मूला होता है? तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ तीनों में दो कॉमन है, तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ तीनों में से दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा सी। ये ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पर मान दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पर देखिए मान रख देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको 15 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, प्लस 2 ऐसा कैसा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना दे रखा है? 22 दे रखा है। तो कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का चिन्ह आ जाएगा और इसका मान कितना है? 22 है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो 225 बराबर ये ऐसा कैसा ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 में 22 का गुणा करेंगे तो 22 का डबल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो इस 44 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 225 में से क्या घट जाएगा? 44 घट जाएगा। तो 225 में से 44 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 181। तो यहाँ से आपका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 181 हो जाएगा, और हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 181। 181 इस सवाल का राइट आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 दे रखा है 1507 1507 की घात 40, 1507 की घात 40 गुणित 1507 की घात 40 गुणित 1524 1524 की घात 81 का आपको इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो घात में दे रखी है संख्या उसको आपको 4 से भाग देना है। जो भी शेषफल बचेगा वो आपका इकाई अंक की पावर बन जाता है। तो यहाँ देखिए इन दोनों जो पावर है इसमें आप 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा ये हम देखते हैं। तो 40 में 4 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और जब भाग पूरा पूरा चला जाए शेषफल 0 बचे, ऐसी कंडीशन में आपको इकाई अंक में पावर 4 करना है। ये बात आपको याद रखना है। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ 81 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा। एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 4 है, और इस 4 की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब 7 की घात 4, 7 की घात 4 का मतलब 7 का 4 बार गुणा, तो 7 गुणित 7 गुणित 7 4 बार लिख देंगे, और गुणित 4 की घात 1, इसका मतलब 4 को 1 बार लिखेंगे। यहाँ देखिए 7 का 7 से गुणा करेंगे तो साथ ही 49 इकाई अंक 9 आता है। 7 का 7 से गुणा करेंगे इकाई अंक 9 आएगा, क्योंकि साथ ही 49 इकाई अंक 9 ही आएगा। फिर आप 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81 इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 का गुणा 4 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? इकाई अंक 4 आ जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 4 हो जाएगा। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए सवाल नंबर 7, एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा? एक वर्ग की भुजा को दोगुना अगर कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा? तो सबसे पहले इसको चित्र से समझते हैं। ये इस प्रकार से वर्ग दे रखा है और इस वर्ग की भुजा को दोगुना करने का बोला है, तो इसको वर्ग की भुजा को अपन 10 मान लेते हैं। इस वर्ग की भुजा को कितना मान लेते हैं? 10 मान लेते हैं। और इसका परिमाप कितना होगा? तो 10 अगर भुजा दे रखी है तो परिमाप अगर पूछा है तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा, और भुजा आपको 10 दे रखी है, 10 आपने मानी है
तो 4 का गुणा 10 से होगा तो आपका परिमाप कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। परिमाप कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसने कहा है कि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दीजिए। तो ये वर्ग दे रखा है, इसकी भुजा को अपनों ने डबल कर दिया। तो पहले भुजा 10 थी, अब कितनी हो गई, इसको डबल करेंगे तो ये वर्ग है। पहले भुजा की लंबाई 10 थी, अब इसका डबल, 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब परिमाप कितना आएगा, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, और इसका सूत्र क्या होता है, 4 गुणित भुजा, और भुजा आपकी कितनी है, 20 है। तो 4 का गुणा 20 से होगा तो 20 चौक 80 हो जाएगा। पहले परिमाप आपका 40 था, अब 80 हो गया है। मतलब ये 40 से 80 होना मतलब कितने गुना होना है, 2 गुना होना है। तो परिमाप कितने गुना हो जाएगा, तो परिमाप आपका 2 गुना हो जाएगा। इस सवाल नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2 गुना बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 दे रखा है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1 कामा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। अगली संख्या है आपकी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको संख्या दे रखी हो और आपसे सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले जो संख्या आपको दे रखी है 4, उनको लिख लेते हैं। तो पहली संख्या अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1, दूसरी संख्या है आपके पास अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2, अगली संख्या है आपके पास अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3, और अगली संख्या है आपके पास अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4। और इसमें आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अंक है इनका आपस में गुणा कर लीजिए। यहाँ अंक 8 और 1 का गुणा करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 8 का 1 से तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 2 है तो 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा इसका मान। इसका मान देखिए 6 गुणित 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, और इसको सरल करेंगे तो 5 गुणित 4 ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपको सबसे छोटी संख्या बताना है तो 8, 14, 18 और 20, इनमें सबसे छोटी संख्या 8 है। तो ये 8 किससे आई है, तो 8 आई है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1 से। तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो क्या हो जाती, इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 और 20 आई है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 से। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी यह संख्या हो जाती। सबसे बड़ी संख्या अगर आपको सवाल में पूछी जाती तो आपको बताना था कि अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 4 सबसे बड़ी संख्या हो जाती। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 बहुत ही हलवा सवाल है। एक त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 45 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। दो कोण आपको दे रखे हैं, पहला 70 डिग्री है, दूसरा 45 डिग्री है। तीसरा ज्ञात करना है, आप x मान लीजिए और इनका योग तीनों का कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो योग आपका कितना आ जाएगा, 70 और 45 को जोड़ेंगे तो ये आपका 115 डिग्री हो जाएगा, प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से x का मान निकालना है तो 180 और इधर से 115 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 115 घटेगा तो आपका x का मान मतलब तीसरे कोण का मान 65 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीसरे कोण का मान 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 10, एक घन का आयतन दे रखा है 512 घन सेंटीमीटर है, तो आपको उस घन की भुजा बताना है कि उस घन की भुजा क्या होगी। आपको एक फार्मूला याद होगा कि घन का आयतन, फार्मूला क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन का फार्मूला क्या है, भुजा की घात 3। आयतन आपको 512 दे रखा है, 512 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3। 512 बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3। 512 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। तो 8 का क्यूब बराबर भुजा की घात 3। तो ये घात 3 से ये घात 3 कट जाएगी तो आपकी भुजा बराबर कितने आ जाएगी, भुजा बराबर आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
और आपको इस सवाल में भुजा ही बतानी थी। तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। और आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 11। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12,000 रुपये है। यदि बाड़ लगाने की दर 30 रुपये प्रति मीटर है तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको समझिए कि ये इस प्रकार से एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान है मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। और परिमाप कैसे निकालेंगे? जो टोटल व्यय हो रहा है, टोटल व्यय आपका 12,000 रुपये हो रहा है और प्रति वर्ग मीटर चार्ज कितना है? 30 रुपये। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 चौक 12 और 2 जीरो। तो यहाँ से आपका परिमाप बराबर कितना आ जाएगा? 400। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। परिमाप का मतलब क्या होता है? 4 गुणित भुजा। अब आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। परिमाप आपका 400 है तो 4 गुणित भुजा ऐसा कैसा ही रखेंगे। तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ से आपकी भुजा कितने की आ जाएगी? 100 मीटर की आ जाएगी। मतलब ये वाली भुजा आपकी लंबाई आपको पता चल गई 100 मीटर की है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब यहाँ वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। भुजा आपकी 100 है, 100 का वर्ग कर देंगे तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है इसलिए 10,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 10,000 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक और वीडियो आता है जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें हम हिंदी विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे हल करते हैं। तो आप इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़कर हिंदी और गणित की बहुत ही अच्छी और शानदार तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।